देखिए आज के क्लास में आपको है ना मेनली जो डिस्कस करना है दैट इज ऑल अबाउट योर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए हम लोगों के पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में यहाँ पे एक मास है m1, यहाँ पे एक मास है m2। तो शुरुआती दौर में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो m1 और m2 को मिलाने वाले लाइन के ऊपर कहीं होगा और इसको आप कहते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको आप कहते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मानिए ऐसे, अगर मेरा m1 लेफ्ट की तरफ जाने लगे v1 वेलोसिटी से और m2 भी लेफ्ट की तरफ जाने लगे v2 वेलोसिटी से, तो क्या सेंटर ऑफ मास जहां अभी आपको दिखाई दे रहा है वही रहेगा? नो सर। किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। जिस वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन बदलेगा उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ऐसा है ना, हर एक सिस्टम के साथ होता है। अगर सिस्टम में बहुत सारा मासेस है और उसमें से कुछ मास या सब मास अगर मोशन कर रहा है, उसके पास वेलोसिटी है, तो सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन बदल सकता है। जिस रेट से सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन बदलता है उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज rate of change of position of center of mass d by dt of this। जो भी हमारे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है उसमें जिस रेट से चेंज हो रहा है दैट पर्टिकुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, अभी देखो लास्ट हम लोग इक्वेशन डिराइव कर रखे थे m1 r1 प्लस m2 r2 ऐसे n तक था डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आप जब इसमें से m1 कॉमन रखेंगे r का डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए m1 कांस्टेंट, r का डिफरेंशिएशन बताओ, r1 का डिफरेंशिएशन क्या v1 होगा? यस। प्लस m2 और r2 का डिफरेंशिएशन v2 होगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कभी भी अगर आपको किसी भी सिस्टम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो उसमें जो इंडिविजुअल बॉडीज का अपना अपना वेलोसिटी है उसको वेक्टर फॉर्म में लीजिएगा। किस फॉर्म में लीजिएगा? वेक्टर फॉर्म। पहला गलती आप यही कीजिएगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। फिर से हम बोल रहे हैं यूज वेलोसिटी एज वेक्टर, यूज वेलोसिटी एज वेक्टर। उसको वेक्टर की तरह आपको यूज करना है। ठीक है, तो वेक्टर की तरह लोगे, काम बन जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी m1 v1 का मतलब है फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, m2 v2 का मतलब है सेकंड का मोमेंटम और नीचे m1 प्लस m2 का मतलब है पूरे सिस्टम का मास। ठीक है, पूरे सिस्टम का मास। अब जरा गौर करो, अगर पूरे सिस्टम के मास को तुम उधर ले जाओगे वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटर ऑफ मास पे तो पूरे सिस्टम का मास होता ही है। आप जब इस मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे मास ऑफ सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो गया P1 प्लस P2। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास है वो मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास का? यस। एंड दैट इज नथिंग एल्स बट सिंपली द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटम प्रेजेंट इन सिस्टम। कुछ और नहीं है, ये सिस्टम में जो मौजूद इंडिविजुअल मासेस का अपना अपना मोमेंटम है उसका वेक्टर सम है। हमेशा वर्ड याद रखना, वेक्टर सम। अगर सब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एक में आई कैप है तो दूसरे में भी आई कैप है, अपोजिट में जा रहा है तो एक में आई कैप है तो दूसरे में माइनस है, माइनस आई कैप। तो वेक्टर 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 वेक्टर। वेक्टर के बगैर सोचोगे गलत हो जाएगा, अगर वेक्टर के साथ सोचोगे बस एकदम छोटा सा है
वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास चाहिए, यूज दिस वन। मोमेंटम सेंटर ऑफ मास, यूज दिस वन। कहीं किसी को दिक्कत समझने में? नो सर। तो इसको आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हम लोगों के पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिंपल है भाई, सिंपल कि अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो जो भी हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसका डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किया जाए देन इट बिकम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, नाउ यू कैन यूज दैट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज d by dt of velocity center of mass is m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2 divided by m1 plus m2। अब इसको तुम कर लो कि m1 बाहर, v1 का डिफरेंशिएशन लिख दें a1, m2 बाहर, v2 का डिफरेंशिएशन लिख दें a2 divided by m1 plus m2। So acceleration of center of mass, acceleration of center of mass is given by this equation। हमेशा ध्यान रखना acceleration of center of mass को आप इस इक्वेशन से यूज करेंगे। इसमें भी हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि जो हमारे पास a1 और a2 है उसको जब भी यूज कीजिए यूज वेक्टर। a1 और a2 को यूज कीजिएगा तो किस फॉर्म में यूज कीजिएगा? वेक्टर के फॉर्म में यूज करेंगे। अब जरा सुनो, m1 a1 इज नथिंग एल्स बट सिंपली फोर्स ऑन वन, और m2 a2 का मतलब है सेकंड पे फोर्स, और नीचे है टोटल सिस्टम का मास। सोचो जरा, अगर आप मास ऑफ सिस्टम को एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये f1 प्लस f2 के बराबर हुआ? लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास, एंड दैट इज F1 प्लस F2, और ये F1 और F2 के सम के बराबर है। F1 प्लस F2 के सम के बराबर है। ठीक है, F1 प्लस F2 के सम के बराबर है। यही तो हम लोग बेसिक डेफिनेशन भी पढ़े थे ना सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सिस्टम पे लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस के रिजल्टेंट को अगर अप्लाई किया जाए, इंडिविजुअल फोर्सेस के रिजल्टेंट को अगर अप्लाई किया जाए तो वो सेम इफेक्ट शो करता है जैसा कि इंडिविजुअल फोर्स के इफेक्ट में था। आपको अच्छा खासा एग्जांपल भी देके सब चीज समझाया गया था। तो ये है तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बार बार कह रहे हैं जब आप इसको यूज करेंगे तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये देखो तुम्हारे पास एक पुली है, इस पुली से दो ब्लॉक बंधा हुआ है। एक ब्लॉक का मास है 2 kg, दूसरे ब्लॉक का मास है मान लो 5 kg। आप इस सिस्टम को छोड़ दिए, तुम्हारा काम क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकेंड्स। चलिए बनाइएगा आप लोग, आपको 2 मिनट समय देते हैं, थोड़ा सोचिए इस पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में एकदम फॉर्मेट आप लोग एकदम सही बताएं कि पहले इंडिविजुअल ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और फिर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। लेकिन इंडिविजुअल ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई? तो वो लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर आप पढ़े। जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ आप T दिखा दिए, नीचे की तरफ 20 न्यूटन, फिर यहाँ ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ 50। आपको खुद ही समझ में आ रहा है ये हल्का है, ऊपर जा रहा है ये एक्सेलरेशन से, ये नीचे जा रहा है ये एक्सेलरेशन से। तो अगर आप 2 kg वाले का इक्वेशन लिखे तो T - 20 इज इक्वल्स टू 2a होगा, और 5 kg वाले में 50 - T इज इक्वल्स टू 5a होगा।
दोनों को ऐड करोगे तो t के साथ t कटा, 50 में से 20 गया 30, that is equals to 7a. So very good, very good, very good. 30/7 is the acceleration. But 2 kg का एक्सेलरेशन जहां अपवर्ड है तो 30/7 j कैप है, तो 5 kg का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो 30/7 माइनस j कैप है। अब अगर आप यहां से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते हो तो फॉर्मूला है m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 मास है 2, एक्सेलरेशन 1 ऊपर की तरफ 30/7 ऑफ j कैप प्लस 5 30/7, लेकिन डाउनवर्ड माइनस j कैप, और नीचे 2 प्लस 5 7। सो ये हो गया हम लोगों का 60 और उधर 90/49 डायरेक्शन माइनस j कैप। क्या सबका यही आया था? यस तो ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया कि अगर हम इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बोलेंगे तो ये होगा। अब देखो शुरुआत में तो ये सिस्टम रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या हम लोग पढ़े हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो सारा डाटा सेंटर ऑफ मास वाला पुट कर लो, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ सब। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस एक्सेलरेशन में था 90/49 माइनस j कैप, और टाइम है 2 सेकेंड, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया भाई 180/49, डायरेक्शन है माइनस j कैप मीटर पर सेकेंड। क्या किसी का आंसर आया था ये? बोलो बोलो, क्या गलती हो गया आपसे? सर हम उधर वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं लिए थे, वेलोसिटी सिर्फ नॉर्मल लेके फिर वेलोसिटी निकाल के फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला डाल दिया। मतलब क्या क्या कर दिया? एक का वेलोसिटी निकाला? हाँ सर, और उसके बाद फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लगा दिया। अच्छा, उससे अलग आंसर आ रहा है? हाँ सर, -90/7। यस सर, -90/7 बोले? यस सर, -90/7 चेक। एक मिनट, इसका 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना आएगा? 2 kg का 2 सेकेंड के बाद एक वेलोसिटी होगा ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो एक्सेलरेशन है बाय 7 j कैप, यही आएगा ना? यस सर, और 5 kg का डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा, वो भी होगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम, वही होगा 60/7 j कैप। अब जब आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 है 2, ऊपर की तरफ जा रहा है 60/7, डायरेक्शन है j कैप, मास है 5, यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है 60/7 और डायरेक्शन है माइनस j कैप, और नीचे है हम लोगों का कितना 7। ये हो गया 120 और ये हो गया 300। 300 में से 120 माइनस करोगे 180 बचेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? कैलकुलेशन मिस्टेक था, लास्ट 7 नहीं लिखा। तो लास्ट में गलती हो गया था। मेथड बदल दोगे तो आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा भाई। हाँ, अभी मान लो अगर आदमी चेक नहीं करे तो जो लोग बात सुन रहा है उसको लगेगा ना कि इस मेथड से ये आंसर आ रहा है, इस मेथड से ये आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक का कहां जगह है भाई फिजिक्स में, वो भी इस लेवल में। बात समझे सब कोई? वैसे ये मेथड बहुत अच्छा है, ये भी सही है, और जो पीछे आप पढ़े वो भी सही है। आप देखिए रहे सेम आंसर आ रहा है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। तो ये तरीका है। अभी हम आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सोच के बताना कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सोच के बताना।
इस वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे एक मास है 3 kg का और यहाँ पे एक मास है 4 kg का। ये मास ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और ये मास मान लो नीचे की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। इन दोनों के बीच का गैप है 6 मीटर। तुम्हारा काम क्या है, ये वर्टिकल लाइन पे है, मतलब जी लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जी है। तुम्हारा काम है फाइंड इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन बताना। दूसरा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये इनिशियल वेलोसिटी है। और थर्ड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और फोर्थ होता है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आखिर इस सिस्टम में कितना मैक्सिमम हाइट तक गया होगा, फिर नीचे आया होगा, आपको बताना मैक्सिमम कितने हाइट तक गया। चलिए आपके सामने है 5 मिनट्स, जल्दी करो। हाँ भाई देखिए, इंडिया का 2 विकेट गिर चुका है, लेकिन है ना, अब हम लोग को ध्यान लगाना है सेंटर ऑफ मास के इस न्यूमेरिकल पे। जरा गौर करो, अगला फिगर बना लेते हैं, वहां से बढ़ते हैं। अच्छा माइक ऑफ कर लो, अगर ज्यादा खुशी है तो इंडिया का विकेट गिरने से। माइक ऑफ कर लो, माइक। न्यूजीलैंड का सपोर्टर लग रहा है। देखो यहाँ पे कितना था जी मास इसका 3 का 5 4 का 2, 3 का 5 4 का 2, 3 kg 5 मीटर पर सेकेंड, 4 kg 2 मीटर पर सेकेंड और ये 6 मीटर का गैप। सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना सिखाया गया है। ऑरिजिन मानिए कहीं, उसके बेसिस पे दूसरे का कोऑर्डिनेट लिखिए। बस यहाँ y कोऑर्डिनेट है, x तो है ही नहीं। तो पहला वाला जब आप सॉल्व करोगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 3 का 0 प्लस 4 का 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। तो ऊपर हो गया हम लोगों का 24 और नीचे हो गया 7। इतना मीटर पे आपका सेंटर ऑफ मास है। 24/7 3 से बड़ा होता है। देखो देखो ऊपर वाला 4 kg है, नीचे वाला 3 kg है। ऊपर भारी है, नीचे हल्का है, तो सेंटर ऑफ मास भारी की तरफ होता है। जो आप थ्योरेटिकली सीखते हैं उसको न्यूमेरिकल में वेरीफाई किया कीजिए। देखिए 6 मीटर का बीच एकदम 3 मीटर होता है, लेकिन 24/7 ये 3 से ज्यादा है ना। सेंटर ऑफ मास भारी वाला की तरफ शिफ्ट किया हुआ है और जमीन से उसका हाइट है 24/7 मीटर्स। ठीक है, चलिए पहला। अब दूसरा आ गया हम लोगों के पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो 3 के साथ 5j कैप प्लस 4 के साथ 2 नीचे की तरफ है तो 2 माइनस j कैप एंड ऑल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये देखो 15 j कैप माइनस 8 7 j कैप और नीचे 7, तो क्या ये 1 j कैप आया। अच्छा 1 j कैप मीटर पर सेकेंड, इसका 1 j कैप मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकेंड और j कैप मतलब ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब आइए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे m1a1 m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है 3 है, a1 कितना है, a1 बताओ, फर्स्ट ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ कितना है। माइनस जी है, माइनस जी जे कैप, तो यहां लिख दिया माइनस जी जे कैप प्लस 4
अच्छा 4 का एक्सेलरेशन भी तो माइनस जी जे कैप ही है ना? यस सर। यस सर। तो यहां भी हो गया माइनस जी जे कैप डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। तो ऊपर देखो, ऊपर आ रहा है माइनस 7 जी जे कैप और नीचे आ रहा 7 7 7 कट गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज माइनस जी जे कैप। ओके, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे आ गया माइनस जी जे कैप। आप अगर चाहोगे तो इसका एक इक्विवेलेंट फिगर बना सकते हो। यही सेंटर ऑफ मास का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है। देखिए मेरे पास एक 3 केजी का ब्लॉक है, एक 4 केजी का ब्लॉक है, दो अलग अलग ब्लॉक है। हम अगर चाहेंगे तो इस 3 केजी और 4 केजी को हटा के एक 7 केजी का ब्लॉक यहां मान लेंगे। ये वो पॉइंट है जहां हम सेंटर ऑफ मास दिखाए हैं। इसका जमीन से हमको हाइट दिखाना पड़ेगा 24/7 मीटर। ओके, अब 4 केजी नीचे जा रहा था, 3 केजी ऊपर जा रहा था, लेकिन हम लोग मानेंगे सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और इसका डाउनवर्ड एक एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन है जी के बराबर। तो पूरा 3 केजी और 4 केजी को रिप्लेस कर दिया गया है 7 केजी करके एक ब्लॉक से, लेकिन उस 7 केजी को अब आपको मानना पड़ेगा वहां है जहां सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का, यहां पर। अब देखिए, अगर किसी पार्टिकल का जिसका वजन 7 केजी है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन नीचे है जी के बराबर, तो वो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। यस सर। तो थोड़ा ऊपर जाएगा तो जहां तक जाएगा, क्या वहां फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हम लोग लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। तो जो चौथा क्वेश्चन था मैक्सिमम हाइट के लिए, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। आप यूज करो इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन सारा डाटा सेंटर ऑफ मास का लेना है। ये 0 हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस जी हो गया और यहाँ से s हो, उसको इधर ले आओ। सो sc विल बी इक्वल्स टू 1/2g या फिर 1/20 मीटर, 1/20 मीटर। ये वो हाइट है, ये वो हाइट है जहां तक सेंटर ऑफ मास राइज किया। देखो यहां से थोड़ा ऊपर गया होगा फिर नीचे गिर रहा होगा, तो ये वो हाइट है जहां सेंटर ऑफ मास का फाइनल वेलोसिटी 0 है। और ये हाइट आया कितना है? 1/20 मीटर। तो कोई जरा पूरा डाटा जो बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है सबको देख लीजिए, बताइए जमीन से सेंटर ऑफ मास कितना मैक्सिमम हाइट तक गया? जमीन से सेंटर ऑफ मास कितना मैक्सिमम हाइट तक गया, बताओ जरा। 1/20 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 24/7 प्लस 1/20 मीटर। ओके, सो मैक्सिमम हाइट attained by center of mass is 24/7 प्लस 1/20। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा भैया। अच्छे से देखो, किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क दैट।